फिर हम एक्सप्लेन करेंगे जो बहुत कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजीज हैं जो रिपीटेडली आएंगी सेशन के दौरान और आगे भी अगले आने वाले लेक्चर्स में भी हम उन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर वो टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं होती हैं तो फिर कंटेंट क्लियर नहीं होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आज की क्लास का है कि हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है नर्सिंग थियरी के, और फिर हम लिस्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सिंग थियरी। उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है इन थियरीज की, जो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। हमारी पहली टर्मिनोलॉजी जो रिपीटेडली यूज होगी वो है एजम्पशन। एजम्पशन क्या होता है? एजम्पशन का मतलब है कोई स्टेटमेंट जो कि किसी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करे, यानी हमारा कोई भी एक कॉन्सेप्ट है उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो जो जुमले हम इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रेजेस हम यूज करते हैं, वो हमारे एजम्पशन होते हैं। ठीक, अगर किसी को अभी एक मैं चीज बोल रही हूँ और नहीं समझ आ रही है तो डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट जो हैं, ये डेफिनेशंस जो हैं, ये वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ओके, एजम्पशन के बाद दूसरी बात जो हम करते हैं वो है कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट एक मेंटल इमेज होता है किसी भी चीज का, जो हमने सोचा हुआ होता है, जो हमारे जहन में होता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है थियरी के लिए। जैसे मैं अगर कहूँ कि एक कुर्सी, तो क्या आपके जहन में उभरता है? आपके जहन में कोई एक ऐसी चीज आती है जो कि मेटल की, वुड की या प्लास्टिक की बनी हो, जिस पे बैठा जाता हो और जिसकी 4 टांगे हो। आपके जहन में जब मैं कुर्सी बोलती हूँ तो सीढ़ी का ख्याल या बेड का ख्याल नहीं आता है। तो क्या है कि आपने चेयर का एक मेंटल इमेज बनाया हुआ है, आपका एक कॉन्सेप्ट है कि चेयर कैसी होती है, राइट? तो इसी तरह जब हम थियरी की बात करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं और उनको मिलाकर सिस्टमैटिक वे में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारी थियरी बनती है। अगली टर्म है पैराडाइम। पैराडाइम का लफ्जी मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है और इसका लफ्जी मतलब है पैटर्न। पैटर्न यानी डिजाइन। क्या यहाँ पर नर्सिंग थियरी में इसका क्या यूज है कि पैटर्न्स जो हैं वो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है, ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के पैटर्न हैं और एजम्पशंस अबाउट रियलिटी एंड दी वर्ल्ड। पैराडाइम जो है, अगर मैं अपनी पैराडाइम की बात करूं तो ये मेरा आज की दुनिया में जिसमें मैं रह रही हूँ, जो रियलिटी है उसको जब मैं डिस्क्राइब करती हूँ, उसके बारे में एजम्पशंस बनाती हूँ, स्टेटमेंट देती हूँ, तो वो मेरा पैराडाइम है। जैसे कि अगर हम बात करें टीचिंग लर्निंग की, तो आज से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम घर से बैठ के क्लासेस ले रहे होंगे। आज से 2 साल पहले 2019 तक क्लास में आना मस्त था, उसके बगैर कोई तस्वुर ही नहीं था कि स्टूडेंट घर बैठे बैठे सीख सकता है। आज क्लास में आने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया फ्रॉम क्लासरूम लर्निंग टू होम लर्निंग, राइट? तो दिस इज अ पैराडाइम कि एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग प्रोसेस है। ओके, फिर बात हम करते हैं मेटा पैराडाइम की। मेटा पैराडाइम एक्चुअली 2 ग्रीक वर्ड से बना है। मेटा का मतलब है विद इन और पैराडाइम, जैसे मैंने पहले कहा कि इसका मतलब होता है पैटर्न। जब हम किसी चीज की मेटा पैराडाइम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हैं उनकी बाउंड्री सेट कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि इस थियरी का ये मेटा पैराडाइम है, तो वो थियरी उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाती, उन बातों से, उन मेटा पैराडाइम जो है वो उसका अहाता कर लेते हैं, एनसर्कल कर लेते हैं, इनकम्पास कर लेते हैं। ओके, इसमें क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो द मेन कॉन्सेप्ट दैट इनकम्पासेस द स्कोप ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि जो भी डिसिप्लिन हम पढ़ रहे हैं, नर्सिंग थियरी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, मेडिसिन है, तो जो भी डिसिप्लिन हम पढ़ रहे हैं उसका स्कोप कहाँ है, वो कितना है, उसका जब ये अहाता करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि हम ये इसका मेटा पैराडाइम है। समझ आया?
अगर नहीं समझ आया तो मैं इसे फिर भी आगे जाके भी रिपीट करूंगी, फर्दर एक्सप्लेन होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें समझ आती रहेंगी। ओके, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, शायद आपको डिफिकल्ट लगे। ओके, अगली डेफिनेशन है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन जो होता है वो स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। कोई से भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मैं कहूं कि कंफर्ट और चेयर, यानी कि अगर आप कुर्सी पे बैठते हैं तो उससे कंफर्टेबल आप होते हैं, ठीक है, कुर्सी पे बैठना आरामदेह है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स का, यानी कि कुर्सी और आराम, ऐसा नहीं होगा कि कुर्सी का मतलब है बेआराम, ठीक है। तो जब हम दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करते हैं, इंटरलिंक्ड करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, तो जो स्टेटमेंट उसको इंटरलिंक कर रहा है उस स्टेटमेंट का नाम प्रोपोजिशन है। अगली टर्म है मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जब हम जाते हैं तो उनका एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो है वो बना के एंट्रेंस पे मेन हॉल में रखा हुआ होता है। वो मॉडल बताता है कि पूरी बिल्डिंग किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई है और कहाँ कौन सी चीज है। इसी तरह से जब हम नर्सिंग थ्योरी के मॉडल की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है द इंटरेक्शन बिटवीन द कॉन्सेप्ट शोइंग पैटर्न्स। जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने कहा कि थ्योरी जो कॉन्सेप्ट से मिलकर बनी है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरी होते हैं। तो मॉडल जो है वो प्रेजेंट करता है कि किस तरह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का इंटर रिलेशनशिप है, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनसे क्या पैटर्न बन रहा है। ओके, फिर आता है फिलोसफी। फिलोसफी स्पेसिफाइज द डेफिनेशन ऑफ मेटा पैराडाइम कॉन्सेप्ट्स इन ईच ऑफ द कंसेप्चुअल मॉडल। फिलोसफी जो है वो स्पेसिफाई करती है कि किसी भी मॉडल में या कंसेप्चुअल मॉडल या थ्योरी में जो हम मेटा पैराडाइम की बात करते हैं, ये उनकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती है, ये स्पेसिफाई करती है। फिलॉसफी जो है हर डिसिप्लिन की अपनी फिलॉसफी है और ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ऑल अबाउट थिंकिंग, you cannot feel, you cannot touch it, you cannot measure it, it's in your brain। okay? अगला कॉन्सेप्ट है डोमेन। डोमेन क्या होती है? व्यू होता है और पर्सपेक्टिव होता है, हम किस तरह से किसी चीज को ले रहे हैं, किसी डिसिप्लिन का क्या व्यू पॉइंट है, क्या उसका परसेप्शन है। तो हम उसकी जब बात करते हैं तो एक्चुअली हम डोमेन की बात कर रहे होते हैं। इट कंटेन्स सब्जेक्ट, डोमेन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या सब्जेक्ट मैटर हम पढ़ रहे हैं, उसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके वैल्यू बिलीफ क्या हैं, फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट क्या है और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द डिसिप्लिन क्या है। जैसे अगर हम बात करें कि इस्लाम का डोमेन क्या है? इस्लाम का डोमेन पीस है, इबादत है, अल्लाह को एक मानना है, उसकी वहदानियत है। तो ये सारे उसके डोमेन है, इस्लाम इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो इसी तरह से जब हम थ्योरी की बात करेंगे तो थ्योरी, जो भी थ्योरी प्रेजेंट कर रहा है थ्योरिस्ट, उसका क्या व्यू पॉइंट है उस डिसिप्लिन के बारे में, उस थ्योरी के उसका वैल्यू बिलीफ क्या है, उसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जब हम इनको डिस्कस करते हैं तो हम एक्चुअली डोमेन की बात कर रहे होते हैं। फिर है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? देखिए, हम प्रोसेस जो है ना, अ सीरीज ऑफ एक्शन है जिसका मकसद होता है इंटेंडेड टू ब्रिंग डिजायर रिजल्ट। अगर हमने कुछ भी काम करना है तो उसका करने का एक लाहे अमल होगा, एक तरीके से हम करेंगे। अगर से फॉर एग्जांपल हमने सैंडविच बनाना है तो उसका क्या प्रोसेस है? सैंडविच उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक आपके पास आग ना हो, अंडे ना हो, ब्रेड ना हो, ठीक है। आप और इन चीजों को पहले कलेक्ट करेंगे एक स्टेप वाइज। ऐसा नहीं कि आप पहले चूल्हा जला देंगे और उसके बाद जाएंगे कि मैं अब ब्रेड ले आऊं या मैं अब एग ले आऊं या मैं अब मेयोनीज ले आऊं। अगर आपको एक सैंडविच बनाना है तो पहले आप उसके स्टेप्स क्या है, सीरीज क्या है स्टेप्स की, एक्शन की, या आप पहले जो रिक्वायर्ड आइटम्स हैं वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपने अगर उसको चूल्हे पे गर्म करना है, आप उसको गर्म करेंगे, फ्राई करेंगे और फिर उसको आप खा सकेंगे, राइट। तो कोई भी, जब भी हम नर्सिंग का कोई काम, नर्सिंग डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हर काम जो हम करते हैं उसका एक प्रोसेस है। यानी हम स्टेप बाय स्टेप उसको जब करते हैं किसी काम को
तो वो काम जो है वो उसका प्रोसेस कहलाते हैं। फिर बात करते हैं हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की। कंसेप्चुअल यानी कि कॉन्सेप्ट से बना है, और फ्रेमवर्क क्या होता है? आपने देखा है तस्वीर कभी हम लेते हैं उसको फ्रेम करवा देते हैं। फ्रेम का मतलब होता है कि उसको एक बाउंड्री में सेट कर देना, ओके। और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि जब थियरिस्ट, जब रिसर्चर अपने आइडियाज को एक सीक्वेंस में प्रेजेंट कर देता है। इसमें हम अगर डेफिनेशन देखें, डिलीवरी ऑफ केयर विद इन द नर्सिंग प्रोसेस, ऐसा है कि जो भी हमने केयर देनी है वो अकॉर्डिंग टू हमने नर्सिंग प्रोसेस ही देनी है, which is directed by the way specific conceptual framework and theories defines the meta paradigm of nursing theory, जो कि नर्सिंग जी हेलो मेरी आवाज आ रही है? कोई क्वेश्चन है? हेलो, ओके, कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? ओके, अब हम बात करेंगे फिनोमिनन की। फिनोमिनन की का प्लूरल जो है फिनोमिना होता है, ठीक है। फिनोमिनन का मतलब है कि एक, सिंगुलर है ये। फिनोमिनन क्या है? अ सेट ऑफ डेटा हो सकता है और एन एक्सपीरियंस हो सकता है दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। फिनोमिनन वो चीज है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कि इट इज समथिंग टेंजिबल। टेंजिबल वो चीज होती है जिसे आप हाथ लगा सकें, जिसे आप गिन सकें, जिसे आप नाप सकें, तोल सकें, वो टेंजिबल है। ये मेंटल नहीं होती, ये फिजिकल होती है, ओके। जैसे कि अगर एक पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो ये सबको नजर आ रहा है, हम देख सकते हैं कि वो कितनी ब्लीड कर रहा है, किस कलर का उसका ब्लड आ रहा है, कितना आ रहा है, राइट। और पेशेंट किस तरह से का लुक पेशेंट का क्या है जब वो ब्लीड कर रहा है। तो ये एक फिनोमेना है जो कि जब हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये हमें हम अपने जो कॉन्शियस सेंसेस हैं 5, लिसनिंग का, सीइंग, टच, टेस्ट, फील, इनके थ्रू इसको महसूस कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे कि थियरी की। थियरी क्या होती है? थियरी जो है वो थ्यूरिया से निकला है। थ्यूरिया जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसके मतलब है स्पेक्यूलेट करना। स्पेक्यूलेट का मतलब होता है गेस करना, अंदाजा लगाना, राइट। ये कोई कंक्रीट मेजरेबल थिंग नहीं है कि आपने नाप ली, तोल ली, लंबाई चौड़ाई इसकी देख ली होगी, नहीं। आप एक एज्यूम कर रहे होते हैं, आप एक गेस वर्क कर रहे होते हैं। थ्योरिया का ये मतलब है, ठीक है। अब थियोरी की जो डेफिनेशन डिफरेंट लोगों ने दी है, बहुत सारे लोगों ने इसको डिफाइन किया है थियरिस्ट ने, स्कॉलर्स ने। एक डेफिनेशन जो मुझे मिली वो बुक्स में बहुत ज्यादा कॉमन पाई जाती है, वो है कि थियरी इज अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट दैट आर इंटरकनेक्टेड एंड प्रेजेंट अ सिस्टमैटिक व्यू ऑफ फिनोमेना। थियरी जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट का एक सेट होता है और वो कॉन्सेप्ट आपस में लिंक कर रहे होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। और ये एक सिस्टमैटिक व्यू यानी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अगर मरीज को कंफर्ट देनी है तो कंफर्ट देना ये नहीं होगा कि मरीज को धूप में लिटा दें या मरीज के बॉडी का रूम का टेम्परेचर बहुत कम कर दें, उसकी सफाई ना होगा, नहीं। जब भी हम कंफर्ट की बात करेंगे तो पेशेंट का बिस्तर कंफर्टेबल होगा, उसकी इन्वायरमेंट कंफर्टेबल होगी, उसका रूम का टेम्परेचर कंफर्टेबल होगा, ठीक हो गया। उसको फूड उसकी पसंद की मिल रही होगी जो वो डाइजेस्ट कर सकता है। अगर उसका कोई क्लीनिंगनेस की नीड है, सैनिटेशन की नीड है, तो वो उसको टाइम पर मिल रही होंगी। तो थियोरी जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सिस्टमैटिक व्यू में जब इंटरकनेक्टेड, जो कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड हैं उनको प्रेजेंट करती है किसी फेनोमेना के बारे में, तो वो थियोरी कहलाती है। थियोरी इज अ क्रिएटिव एंड रिगरस स्ट्रक्चरिंग ऑफ आइडिया। थियोरी क्या है कि बहुत इनोवेशन होती है, इसमें नयापन होता है, इसमें जिद्दत पसंदी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई घिसी पिटे आइडिया को हम थियोरी कहते हैं, नहीं। जब भी एक नई थियोरी आएगी वो एक नए आइडिया के साथ आएगी। और रिगरस का मतलब है जिसे आप बार बार मेहनत से करते हैं। ऐसे नहीं किसी दिन बैठे कोई ख्याल आया और आपने थियोरी बना दी, नहीं।
आप उसको बहुत सिस्टमैटिक वे में टेस्ट करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, और हर दफा जब एक नतीजा आता है तो आप कहते हैं नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होगा, तो वो हमारी थियरी बनती है। और जब थियरी को बार बार हम टेस्ट कर लेते हैं और वो सही प्रूफ होती है तो हम लॉ बना लेते हैं। ठीक हो गया। These ideas project a tentative, purposeful and systematic view of phenomena. थियरी क्या है कि ऐसे आइडियाज होते हैं जो कि एक टेंटेटिव का मतलब है जो हो सकता है, जो फ्लेक्सिबल है, जो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, और बामकसद है और सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे किसी भी फिनोमिना को जब हम व्यू करते हैं सिस्टमैटिक वे में, बामकसद तरीके से, और फ्लेक्सिबिलिटी रखकर, फिक्स नहीं कर दिया ऐसे है तो ऐसे ही होगा, नहीं ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो जब हम आइडियाज इस तरह से प्रेजेंट करते हैं किसी फिनोमिना के बारे में तो वो एक्चुअली हम थियरी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है थियरी इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस एंड इज बेस्ड ऑन एजम्पशन। हमने पहले कहा कि थियरी जो है वो कोई एक फिक्स्ड आइडिया के साथ हम नहीं अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट कर देते कि ऐसे है तो ऐसे ही होगा। जब हम फिक्स हो जाते हैं तो फिर वो एक्चुअली लॉ की बात कर रहे थे। थियरी में क्या होता है कि थियरी इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ हो सकते हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हों, इंटर रिलेटेड हों। ये डेफिनेशंस हो सकती हैं, कोई भी आपका एजम्पशन है, कोई भी आपकी चीज है, आप उसको डिफाइन करती हैं। कोई टर्म्स आप यूज करते हैं, आप उसको डिफाइन करते हैं। ये मॉडल के थ्रू आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ये प्रोपोजिशंस हो सकते हैं, और बेस किस पर करते हैं, हमारे एजम्पशन पे। हम जो भी एज नर्सेज या एज प्रैक्टिशनर देख रहे होते हैं अपने क्लिनिकल एरिया में, अपनी लाइफ में जिन चीजों को हम मुशाहिदा कर रहे होते हैं और हम एजम्पशंस बना रहे होते हैं, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। तो उनको जब हम कॉन्सेप्ट के जरिए, डेफिनेशन के जरिए, मॉडल के जरिए, प्रोपोजिशन के जरिए जब हम उनको डिफाइन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो वो थियरी होती है। ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं थियरी की, ओके। थियरीज आर ड्राइव्ड थ्रू टू प्रिंसिपल मेथड। अब हमारा मेथड जो भी हम जिस तरीके से भी कर रहे हैं उसके दो असूल हैं थियरी को ड्राइव करने के। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक है डिडक्टिव रीजनिंग और एक है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब यह होता है कि हम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेते हैं और फिर गरीब लोग ज़हीन नहीं होते। फर्ज कर लें ये एक एजम्पशन है, ओके। अब हमने पूरी दुनिया के गरीबों की बात कर दी, फिर हम उसे नैरो डाउन करेंगे और हम उसको असेस करेंगे कि देखेंगे कि क्या हम कहेंगे कि एशिया के लोग, गरीब लोग ज़हीन नहीं है। फिर हम उसको और नैरो डाउन करेंगे और हम कहेंगे कि पाकिस्तान के गरीब लोग ज़हीन नहीं है। फिर हम उसको और नैरो डाउन करेंगे और हम कहेंगे कि एबटाबाद में रहने वाले गरीब लोग ज़हीन नहीं है। फिर हम उसको और नैरो डाउन करेंगे और हम कहेंगे धमतोड़ के इलाके के रहने वाले गरीब लोग ज़हीन नहीं है। और हम इसको अपने डेटा के साथ, अपनी असेसमेंट, अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ इसको प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई डिडक्टिव। हमने एक जर्नल बात की और उसको हम नैरो डाउन करके बहुत स्पेसिफिक पर ले आए, तो ये हमारी डिडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये होता है कि हम एक छोटी सी बात को लें और उसको ऑब्जर्व करते 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 दुनिया की बात करें या बहुत बड़े किसी उसकी बात करें। जैसे हम कहेंगे एक मॉलिक्यूल क्या है या एटम क्या है। एटम जो है वो मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल जो है वो टिश्यू सेल्स से बना है। सेल्स क्या है? सेल्स टिश्यूज को बनाते हैं। टिश्यूज क्या है? सिस्टम को बनाते हैं। सिस्टम क्या है? ऑर्गन को बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम को बनाता है। सिस्टम ह्यूमन बीइंग को बनाता है, राइट। तो हमने एक छोटी सी चीज से शुरू किया और हम बड़े पर चले गए, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है। तो हम जब भी कोई चीज को ऑब्जर्व करते हैं, किसी फिनोमेना को, तो हम उससे जब थियरी बनाते हैं तो हम उसको दो तरीकों से लेकर चल सकते हैं। या तो हम डिडक्टिव रीजनिंग करते जाएं या फिर हम उसको
इंडक्टिव रीजनिंग करते जाएं और एक किसी कंक्लूजन पे पहुंचकर हम अपनी एक थियरी प्रेजेंट कर दें. A theory helps to organize the relationship among the concepts to describe, explain, predict and control practices. ठीक है, टॉरिस ने ये 2 दफा अपनी से रिसर्च में प्रेजेंट किया कि 1986 में भी उसने कहा और 1999 में के उसके आर्टिकल में भी मुझे ये चीज मिली. वो कहते हैं कि थियरी जो है ना वो हमें हेल्प करती है कि जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उनको हम ऑर्गेनाइज कर सकें, उनको हम डिस्क्राइब कर सकें, उनकी एक्सप्लेनेशन दे सकें, हम उनका प्रिडिक्ट कर सकें. प्रिडिक्ट ऐसे हो सकेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता. तो ये हमारी प्रिडिक्शन है. वेदर की प्रिडिक्शन आपने सुनी होगी, आज बारिश हो जाएगी क्योंकि काले बादल हैं, राइट. तो इसी तरह से जब थियरिस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो वो थियरी उनको हेल्प करती है अपने उनके कॉन्सेप्ट्स को प्रिडिक्ट करने में. और फिर जो भी नर्सिंग की प्रैक्टिसेस हैं, अगर हम नर्सिंग थियरी की बात करें तो वो उन प्रैक्टिसेस को कंट्रोल भी करती है. थियरी हमें गाइड करती है ऐसे करें या ऐसे ना करें. ये थियरी का रोल है. सॉरी. अच्छा, अगला हमारा पॉइंट है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है. थियोरी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ से आई, किसने बनाई, और अगर ना करते तो क्या होना था. ठीक है ना. तो हम इसको देखते हैं कि क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है. नर्सिंग जो है ना बहुत पुराना प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन है, लेकिन जो शेप इसकी आज है वो इससे पहले कभी भी नहीं थी. पुराने जमाने में आज से अगर हम 200, 250, 300 साल पीछे चले जाएं तो नर्सिंग बहुत लो लेवल का एक ऑक्यूपेशन था. इवन कि अभी अगर हम आज से 100 साल भी पीछे जाएं तो ना नर्सिंग की कोई रिस्पेक्ट थी, ना कोई नर्सिंग की एजुकेशन थी. कुछ भी कोई भी जो है वो कोई काम नहीं मिल रहा है तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता था, डॉक्टरों के साथ लग जाता था. डॉक्टर्स जो थे वो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में एजुकेशन लेते थे, लेकिन जो उनके साथ नर्सेज हैं उनकी अभी भी आज से 40 साल पहले भी हमारे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में ऐसे हॉस्पिटल्स थे जिनका वार्ड इंचार्ज सीनियर मोस्ट हेड नर्स के लेवल पर रैंक पर काम कर रहा होता था. वो कोई वार्ड बॉय से तरक्की करते काम करते करते क्योंकि वो दूसरों से बेहतर काम कर रहा होता था तो वो हेड नर्स बन जाता. ठीक है, लेकिन उसकी ना कोई थियरी की वो होती थी नॉलेज, ना उसको कोई साइंस की प्रॉपर सिस्टमैटिक नॉलेज होती थी, ना उनको उसको डिजीजेस, मेडिसिन, इन चीजों का कुछ आइडिया नहीं होता था. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज दी फर्स्ट नर्स जिसने ये रियलाइज किया कि ऐसे नहीं चलेगा. नर्सेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की हेल्थ में, रिकवरी में. और अगर हमें नर्सिंग को वाकई ही यूजफुल बनाना है कि नर्सेस अपनी सलाहियतें मरीज पे लगा सकें और मरीज उनसे मोस्ट बेनिफिट हासिल कर सकें तो इसको बेहतर करना पड़ेगा. तब तक नर्सिंग ऑक्यूपेशन था. ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में बहुत डिफरेंस है और इसको हम कभी फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे. लेकिन सरेदस्त ये कि ऑक्यूपेशन जो है उसमें कोई भी जैसे बच्चा जो है वो अपने बाप से बढ़ई का काम सीख लेता है, या कुम्हार का बच्चा जो है वो अपने बाप के साथ बचपन से बैठना शुरू करता है और जब तक वो बड़ा होता है तो उसको मिट्टी के बर्तन बनाने, पोट्री बनानी अच्छे से आ चुकी होती है. इसी तरह से छोटे बच्चे जो वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं किसी उस्ताद के साथ लग गए, काम सीख ले. कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं है, कोई सिस्टमैटिक एजुकेशन नहीं है. तो दैट इज ऑक्यूपेशन. प्रोफेशन ये होता है कि जिसमें आप लाइफ लॉन्ग लर्न करते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने 10वीं पास कर ली और अब आप एक प्रोफेशन में बन गए. नहीं, अगर आपने अपने आप को प्रोफेशनल कहलवाना है आपको थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा. फॉर्मल एजुकेशन आपने देखा है डॉक्टर्स को हर 2 साल बाद 3 साल बाद कोई ना कोई टेस्ट, कोई ना कोई सर्टिफिकेशन वो कर रहे होते हैं. फिर दूसरी चीज के जो प्रोफेशंस होते हैं उनकी लीगल
बॉडीज होती हैं जो उनको रेगुलेट करती हैं, जो उनके क्रेडेंशियल्स को चेक कर रही होती हैं, जैसे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, जैसे अब नर्सिंग एसोसिएशन बन गए, पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल बन गई है। तो ये काउंसिल्स जो है ये मॉनिटर कर रही होती है कि जो लोग इस प्रोफेशन में है, बार लॉ एसोसिएशन है, वकीलों की एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो हमेशा अपनी एसोसिएशन बनाकर रखते हैं, अपनी कंटिन्यू एजुकेशन करते हैं। तो नर्सिंग को इस डोमेन में लाने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फर्स्ट आइडिया दिया और उसने कहा कि नर्सिंग नॉलेज इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेडिकल नॉलेज। ये वो नहीं है कि डॉक्टर ने कहा जाओ पट्टी कर दो, जाओ ये दवाई लगा दो, जाओ ये ट्रिप लगा दो और नर्सिंग हो गई। नहीं, नर्सिंग को अगर अपना आपको मनवाना है तो उसको अपनी डिस्टिंक्ट, अपनी शनाख्त बनानी पड़ेगी। और नर्सिंग नॉलेज वो नहीं है जो कि मेडिकल की नॉलेज है। नर्सिंग प्रैक्टिसेस वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड ट्रेडिशन पास्ड ऑन थ्रू अप्रेंटिसशिप एजुकेशन एंड कॉमन सेंस विजडम। नर्सिंग में जो भी ट्रेनिंग हो रही थी, जो भी उनकी स्किल्स थी, वो क्या था, वो अपने सीनियर्स को देखते थे। बड़ी बाजी या बड़ा भाई जो है वो बताते थे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और वो उनकी ट्रेनिंग हो जाती थी और डिप्लोमा मिल जाता था, वो नर्सेज बन जाते थे। अप्रेंटिसशिप का मतलब ये था कि जब आप किसी एक्सपर्ट के साथ बड़ी हो जाते हैं और उसके साथ रह के सीख लेते हैं, जैसे कि हमारे मैकेनिक्स हैं, उस्ताद के साथ बड़ी हो जाते हैं बचपन में और कुछ साल बाद वो भी उस्ताद बन जाता है, ठीक है क्या? ये अप्रेंटिसशिप है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। 1960s में ये फर्स्ट था, 1800 में चेंज आया, फिर 1960s में ये डिबेट शुरू हो गई। सोसाइटी जो थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। सोसाइटी के लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट और कोई लीड लेने के लिए नहीं था। जो सीनियर नर्सेस थी वो भी इसी तरह से बने, दे हैड नो आइडिया, बट सम ऑफ द नर्सेस हु वर from better educational background, उन्होंने ये रियलाइज किया कि what we have to do to call ourselves as professional। तो 1960s में जहां बहुत सारी चेंजेस आ रही थी दुनिया में, वहां एक चेंज नर्सिंग की दुनिया में आई और वो ये कि डिबेट शुरू हुई कि नर्सिंग क्या वोकेशनल हेरिटेज है या ये एक प्रोफेशनल इसकी विजन होनी चाहिए। ओके, तो ये दिस वाज द ब्रेक थ्रू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फिर फर्दर क्या चेंजेस आई। 1970s में क्या हुआ? 1970s में जो उस वक्त के नर्सिंग लीडर्स थे, स्पेशली इन यूएस, उन्होंने कहा कि नर्सिंग करिकुला को हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। किसी स्कूल में कुछ पढ़ा रहे हैं, किसी में कुछ पढ़ा रहे हैं। अगर प्रिंसिपल अच्छा पढ़ा लिखा या विजनरी है तो वहां की एजुकेशन अच्छी चल रही है। तो एक स्टैंडर्ड नहीं था। हर कंट्री टू कंट्री और स्कूल टू स्कूल एजुकेशन वेरी कर रही थी। तो इसलिए ये प्रेजेंट किया गया कि इसको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए नर्सिंग करिकुलम को। फिर उन्होंने कहा कि एमएससी और पीएचडी के प्रोग्राम भी नर्सेस को होने चाहिए। उस वक्त नर्सिंग में पीएचडी या एमएससी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नर्सिंग की जो पहले डिप्लोमा किया, डिप्लोमा से बीएससी लाए, बीएससी से एमएसएम, और फिर उन्होंने कहा पीएचडी, और आजकल तो पोस्ट डॉक्टरेट भी नर्सेस कर रही हैं। नर्सिंग प्रोग्रेस 1970s इज स्पेशल बिकॉज इस ड्यूरेशन में नर्सिंग ने प्रोग्रेस किया प्रैक्टिस से टू साइंस, ठीक है, और ऑक्यूपेशन से प्रोफेशनल का स्टेटस मिल गया इसको। जस्ट 1 मिनट। क्या हुआ, फर्दर डेवलपमेंट हुई और नर्सेज जो अब एमएससी कर रहे थे, पीएचडी करके आ रहे थे या पीएचडी की तरफ देख रहे थे, उन्होंने क्या किया कि नर्सिंग लिटरेचर और नर्सिंग नॉलेज डेवलप करनी शुरू की। किस तरह से? उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने अपने एसेज शेयर किए, अपनी ऑब्जर्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ एसेज, उन्होंने जर्नल्स निकाले ताकि जो भी उनकी लर्निंग है, उनके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो शेयर कर सके लार्जर कम्युनिटी के साथ। प्री पैराडाइम से ये पैराडाइम का पीरियड था और फिर इसमें एप्लीकेशन ऑफ थियोरी इनटू प्रैक्टिस लाई। यानी कि मैंने अगर किताबें बहुत ज्यादा पढ़ ली हैं, मुझे नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो नॉलेज में अपने क्लिनिकल में अपने पेशेंट पर जब मैं उसको नर्सिंग केयर
यूज दे रही हूँ और यूज नहीं कर रही हूँ अपने कॉमन सेंस को, अपनी नॉलेज को, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है, राइट। अब हमारे साथ भी एक ट्रेजेडी है कि हमारे स्टूडेंट्स अगर बहुत ज्यादा पढ़े जाते हैं तो दे डोंट गो टू द पेशेंट, राइट। they don't apply their theoretical knowledge into the practice, which is a dilemma really. Okay. अब हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकल एराज की, एरा कहते हैं दौर को। हिस्टोरिकल जो बड़े बड़े एराज आए नर्सिंग में वो क्या थे कि मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड हुए ताकि नर्सेज की लर्निंग की जो भी नीड्स हैं या उनकी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है उन नीड्स को एड्रेस किया जा सके। नर्सिंग थियोरी एंड नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स मॉडल्स वर इंक्लूडेड एज कोर्सेज इन द स्टडी ऑफ नर्सिंग, ठीक है। उससे पहले बहुत सिंपल थी नर्सिंग की नॉलेज, क्या था कि कुछ फार्मेसी से ले लिया, कुछ साइकोलॉजी से ले लिया लिटरेचर, कुछ जो है वो मेडिसिन से ले लिया और उसको करिकुलम में डाल के तो नर्सिंग का करिकुलम बना लिया। लेकिन हिस्टोरिकल एरा में क्या हुआ कि नर्सिंग के जो थियरीज थी, नर्सिंग के जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल बने और वो नर्सिंग कोर्स में आने शुरू हुए और नर्सेस को पढ़ाए जाने लगे। और रिसर्च और थियरी जो है उसने नर्सिंग, प्योर नर्सिंग साइंस को प्रोड्यूस किया। ओके, जो हम हिस्टोरिकल करिकुला एरा की बात करते हैं उसमें सबसे पहले है करिकुलम का एरा। जैसे हमने देखा पीछे के 60s से जब ये बहस शुरू हुई तो करिकुलम बन गए नर्सिंग के, और फिर पहले यूएस में बने और होते होते अब वो हर कंट्री के लिए नर्सिंग के लिए मस्ट है कि उनका एक वेल डिफाइंड करिकुलम हो। कोई कॉलेज उस वक्त तक खुल नहीं सकता जब तक कि वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के करिकुलम को कवर ना करे, उसके अकॉर्डिंगली ना पढ़ाए। या से 70 से पहले नहीं था, 60 से पहले ये चीज नहीं थी। मूविंग नर्सिंग एजुकेशन फ्रॉम हॉस्पिटल बेस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम टू सिटीज, ठीक है। पहले क्या था कि स्टूडेंट्स को भर्ती करते थे, थोड़ा कुछ 1-2 महीने के अंदर अंदर उनको वार्ड्स में भेज देते थे बेसिक चीजें बताकर, और फिर 2 और 3 साल जो है वो वार्ड्स में मरीजों के साथ काम करते थे। कुछ अपने सीनियर से सीखते थे, कुछ अपने ट्रायल एंड एरर से सीखते थे और कुछ उनको डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट बता देते थे। इस तरह से वो एक ग्रेजुएट नर्स बन जाते थे, एग्जाम देते थे। और लेकिन करिकुलम एरा में जब करिकुलम बन गया तो नर्सिंग जो है वो हॉस्पिटल से निकल के नर्सिंग कॉलेजेस में, नर्सिंग स्कूल में और यूनिवर्सिटी लेवल तक चला गया प्रोफेशन, ठीक है। फिर रिसर्च एरा आया, जब नर्सेस पढ़ लिख गए तो वो उन्होंने फिर रिसर्च को अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर हमें कोई नई चीज चाहिए तो हम खुद एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, हम उसको टेस्ट करेंगे और फिर हम उससे कंक्लूजन निकालेंगे और उसको कंक्लूजन को हम बताएंगे कि ये सही है कि गलत है। तो इस तरह से नर्सेस जो है वो रिसर्च में आए और रिसर्च से नई नॉलेज बनी, नई उनको इंफॉर्मेशन पता चली कि अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द करिकुला ऑफ डेवलपिंग रिसर्च एरा में क्या था, पार्ट ऑफ द करिकुला ऑफ डेवलपिंग ग्रेजुएट प्रोग्राम आया और ग्रेजुएट एजुकेशन एरा आया। फिर तीसरा एरा जो था वो ग्रेजुएट एजुकेशन था। इसमें यही कि नर्सेज जो है वो बीएससी से निकले, बीएससी इज अंडर ग्रेजुएट, कुछ जगहों पे मास्टर्स को भी अंडर ग्रेजुएट लेते हैं और पीएचडी को ग्रेजुएट एजुकेशन कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम मास्टर्स को भी ग्रेजुएट एजुकेशन कहते हैं। तो ग्रेजुएट एजुकेशन का मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी और पोस्ट पीएचडी के प्रोग्राम्स जो हैं वो नर्सेस उसमें इंडक्ट हुए और उन्होंने वो हायर लेवल एजुकेशन की। मास्टर प्रोग्राम इन नर्सिंग इमर्ज टू मीट द नीड ऑफ फॉर नर्सेस विद स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इन नर्सिंग, और नर्सिंग थियरी, नर्सिंग कॉन्सेप्ट मॉडल्स वर इंक्लूडेड इन एज कोर्स इन दी स्टडी ऑफ नर्सिंग, ठीक है। जब आप मास्टर्स करने जाएंगे हम आपको ये कोर्स इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप इन टर्म्स को फेमिलियर हो जाएं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो कि आपका है बीएससी प्रोग्राम, ताकि जब आप मास्टर्स में जाएंगे तो आप इन्हीं चीजों को इन डेप्थ पढ़ेंगे। और जब आप पीएचडी में जाएंगे तो रियली आप कोई नर्सिंग मॉडल बना रहे होंगे या किसी मॉडल को लेकर, किसी थियरी को लेकर आप अपना थीसिस बना रहे होंगे, ठीक है। तो आप वहां बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे
और वहां आपको लगेगा कि हाँ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। अब जो है आजकल जो दौर चल रहा है उसको हम कहते हैं थियरी एरा। इसका मतलब ये है कि आउटग्रोथ ऑफ रिसर्च एरा है। ये रिसर्च एरा से एक स्टेप आगे की बात है। रिसर्च विदाउट थियरी प्रोड्यूसेस आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर रिसर्च में हम थियरी को यूज नहीं करते हैं तो एक लिमिटेड आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास नॉलेज पैदा होती है। However, research and theory produces nursing science। लेकिन जब हम ब्लेंड कर देते हैं थियरी को रिसर्च के साथ या रिसर्च थियरी की बेस पर करते हैं तो फिर हम प्योर नर्सिंग नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? हेलो स्टूडेंट्स, इज एनीवन देयर? हेलो मैडम, आई थिंक इनके माइक म्यूट है, तो अभी ये रिप्लाई बैक करते हैं वन बाय वन। ओके, अब हम बात करेंगे नर्सिंग थियरी की। नर्सिंग थियरी क्या है? हमने पहले बात की टर्मिनोलॉजीज की, फिर हमने बात की कि थियरी क्या होती है और डिफरेंट हिस्टोरिकल किस तरह से नर्सिंग थियरी का कॉन्सेप्ट किस तरह से इवॉल्व हुआ, किस तरह से 1800 से लेकर हम 2021 तक पहुंचे हैं और हमने कितनी प्रोग्रेस की नर्सिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम और इसको ऑक्यूपेशन से प्रोफेशन तक लाने में। ओके, अब हम बात करेंगे कि नर्सिंग थियरी वो है क्या, किस तरह से इन चीजों को हम नर्सिंग थियरी कहते हैं। ओके, नर्सिंग थियरी जो है वो डिस्क्राइब्ड एज अ बिलीफ, पॉलिसी और प्रोसीजर। हम नर्सिंग थियरी की जब बात करते हैं तो वो कोई एक बिलीफ हो सकता है जो कि हमारे थियरिस्ट ने, नर्सिंग थियरिस्ट ने प्रेजेंट किया, टेस्ट किया और उसको एक्सप्लेन किया। और ये कोई पॉलिसी भी हो सकती है। नर्सिंग थियरी एक पॉलिसी की फॉर्म में भी हो सकती है, ये एक प्रोसीजर भी हो सकता है, ये एक प्रोटोकॉल भी हो सकता है। किसी भी काम को जब नर्सेस कर रही हैं बेड साइड पर तो वो किसी अगर पॉलिसी को फॉलो कर रही हैं या प्रोसीजर को फॉलो कर रही हैं तो हो सकता है कि वो एक्चुअल में एक थियरी हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड की। ये सुना हुआ है किसी ने? देखो, मैस्लोज हायरार्की नीड को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो ये कहता है, मैस्लोज ये कहता है, वो एक थियरिस्ट था और उसने 70s में प्रेजेंट की अपनी थियरी और उसने कहा कि ह्यूमन की सबसे पहले बेसिक नीड्स होती हैं जो कि फिजियोलॉजिकल होती हैं, यानी कि उसको अगर हमारे पास एक मरीज है तो उसको पहले कंफर्टेबल बेड चाहिए, खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। ठीक है, उसके बाद उसको नेक्स्ट लेवल की नीड की जरूरत पड़ेगी ह्यूमन को। वो क्या नीड है? वो नीड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। उसके बाद डिफरेंट नीड्स का वो है। तो ये एक अगर हम इसको सामने रखे पेशेंट को केयर करते हैं तो रियली हमें समझ आता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, पेशेंट को पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। फॉलोड एज दी नर्सिंग थियरीज जो है ना, फॉलोड एज दी बेसिस ऑफ एक्शन। हम इनको अपने एक्शन की रीजन बनाते हैं। हम जो भी काम करते हैं पेशेंट के बेड साइड पे उसके पीछे बैकग्राउंड में नर्सिंग थियरी होनी चाहिए। ओके, कोई उसका रैशनल होना चाहिए, कोई उसका सिस्टमैटिक व्यू होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी दिल में आया और हमने कर दिया। ओके, नर्सिंग थियरी क्या है? इज एन ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट डिजाइन टू गाइड प्रैक्टिसेस ऑफ नर्सिंग। ये क्या है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट आइडियाज का को एक हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सिस्टमैटिक वे में डिजाइन कर दिया ताकि हमें हेल्प मिल सके अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। नर्सिंग थियरी इंटररिलेट्स कॉन्सेप्ट्स in such a way as to create a different way of looking at a particular phenomena। इसका अगला फायदा ये है कि ये जो आपस में मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस तरह से रिलेट करता है कि एक हमें किसी भी फेनोमेना को हम डिफरेंट तरीके से, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, अच्छा इसको ऐसे भी किया जा सकता है। ओके, तो वो हमें वैरायटी देता है। नर्सिंग थियरी जो है वो लॉजिकल होती है, ये कोई हैंकी पैंकी नहीं है, कोई
आपके जहन का फतूर नहीं है, ये बिल्कुल रैशनल चीज है और ये सिंपल होती है, लेकिन इसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ नर्सिंग थियरीज क्या हैं, कितनी टाइप्स की नर्सिंग थियरीज होती हैं। नर्सिंग थियरीज आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू स्कोप। हम जब नर्सिंग थियरी को क्लासीफाई करते हैं, उसकी टाइप्स को डिफाइन करते हैं, तो हमारे जहन में 3 चीजें होती हैं कि उसका स्कोप क्या है, वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, उसका फंक्शन क्या है, वो करेगी क्या, और या फिर उसकी फिलॉसफी क्या है। ठीक है, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट, या हम उनको डिवाइड कर सकते हैं कि लोकल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो हम किसी भी चीज की टाइप्स बता रहे हैं या उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो पीछे क्या चीज चल रही है, जेंडर पे कर रहे हैं, उनके रेजिडेंशियल एरिया के हिसाब से कर रहे हैं, एज के हिसाब से कर रहे हैं, उनके मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं उससे, तो क्या हमारा रैशनल क्या है। तो नर्सिंग थियरी की जब हम बात करते हैं तो 3 चीजों को हम ध्यान में रखते हैं कि उस थियरी का स्कोप क्या है, हम उस बेस पर उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, या वो क्या फंक्शन कर रही है, वो किस उसका काम क्या है, और या उसकी फिलॉसफी क्या है। तो नर्सिंग थियरीज को हम देखते हैं कि स्पेक्यूलेटिव हो सकती हैं और 2 तरह की हैं, स्पेक्यूलेटिव है और स्टैब्लिश्ड है। स्पेक्यूलेशन का मैंने क्या मतलब बताया था कि गेस करना, यानी ये चीज अभी टेस्टेड नहीं है, आप एज्यूम कर रहे हैं, येट टू बी टेस्टेड, अभी इसको टेस्ट करना है थ्रू रिसर्च एंड फाउंड टू बी कंसिस्टेंटली ट्रू। हम रिसर्च करेंगे, फिर रिसर्च करेंगे, फिर रिसर्च करेंगे, आप करेंगे, मैं करूंगी, हमारा रिजल्ट एक आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये बात ठीक है, ये टेस्ट हो गई है। आप करते हैं, कुछ आता है, मैं करती हूँ, कुछ आता है, तो ये कोई इसका कंक्लूजन नहीं है। वैलिड होती है रिलायबल इन आंसरिंग क्वेश्चन, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड एक्सप्लोरिंग फिनोमेना। स्टैब्लिश्ड क्या होता है, स्टैब्लिश्ड थ्योरी क्या होती है कि ये एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट है, जो भी हकीकतें हैं उनको आपने एक उसमें सीक्वेंस में रखा, प्रिंसिपल्स एंड लॉज दैट हैव बीन रिपीटेडली टेस्टेड थ्रू रिसर्च ओवर टाइम एंड फाउंड टू बी कंसिस्टेंटली वैलिड एंड रिलायबल। ये वो थियरीज होती हैं जो हमें बताती, जिनको बार बार रिसर्चर्स ने किया होता है और हर दफा एक रिजल्ट आता है, और इन पर आप भी भरोसा कर सकते हैं, फिर मैं भी भरोसा कर सकती हूँ। जैसे सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, हर साइंटिस्ट ने इसको देखा और उसने जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये चांद जमीन के गिर्द घूमता है, ये इंटरनेशनल फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये टेस्टेड हैं, बार टेस्ट किए हैं। तो जब हम नर्सिंग में बात करते हैं ऐसी थियरीज जो कि एस्टैब्लिश्ड हैं, तो ये वो थियरीज होती हैं जिनको रिपीटेडली चेक किया गया होता है और उनका कंसिस्टेंटली सही एक ही जैसा आंसर आ रहा होता है, तो हम कहते हैं कि ये वैलिड है और ये रिलायबल है, और ये ऐसी थियरी को हम एस्टैब्लिश्ड थियरी कहते हैं। टाइप ऑफ नर्सिंग थियरी अकॉर्डिंग टू स्कोप। हमने बात की स्कोप की, फंक्शन की और फिलॉसफी की। तो सबसे पहले हम अगर स्कोप वाइज देखें तो हम थियरी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली है ग्रैंड थियरी, फिर है मिडल रेंज थियरी, और तीसरी होती है माइक्रो रेंज थियरी। नाम से पता चल रहा होगा, ग्रैंड का मतलब है बहुत बड़ी, मिडल का मतलब है दरमियानी, और माइक्रो का मतलब है बहुत छोटी या सबसे छोटी। तो ग्रैंड थियरी क्या होती है, इट इज दी ब्रॉडेस्ट इन स्कोप, इसका स्कोप सबसे बड़ा होगा, सबसे वाइड होगा। ठीक है, रिप्रेजेंट्स द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बहुत हाई लेवल के होंगे, बिल्कुल ना समझ आने वाले। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक हो गया, और ये एड्रेसेस दी ब्रॉड फिनोमेना ऑफ कंसर्न विद इन डिसिप्लिन। मिडिल रेंज थ्योरी क्या होती है, एड्रेसेस स्पेसिफिक फिनोमेना, ये किसी एक चीज पर बात करेगी। ठीक है, किसी एक एस्पेक्ट को लेगी, किसी एक फिनोमेना को लेगी, कुछ हमने ऑब्जर्व किया और उसको डिस्क्राइब किया कि जो रिफ्लेक्ट करेगा हमारी प्रैक्टिसेस को। इट इज इंटेंडेड टू आंसर क्वेश्चन अबाउट नर्सिंग फिनोमेना। इसका फायदा क्या होता है कि जो हमने फिनोमेना ऑब्जर्व किया है, जिसको ये थ्योरी स्पेसिफिक एड्रेस कर रही है, ये उसके बारे में हमें
आंसर देगी कि ऐसा है तो इसकी वजह ये है। ठीक है, मिडिल रेंज थ्योरी हमारी नर्सिंग प्रैक्टिसेस के किसी फेनोमेना, एक या इससे ज्यादा जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, ये उनको एक्सप्लेन करती है। माइक्रो रेंज थ्योरी क्या है? कंक्रीट होती है एंड नैरो इन स्कोप। जो न्यू रिसर्चर बन रहे होते हैं, थ्योरिस्ट बन रहे होते हैं, तो वो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले वो एक सिंपल सी चीज बनाते हैं, फिर वो मिडिल रेंज थ्योरी पे जाते हैं, और जब वो पोस्ट डॉक्टरेट कर लेते हैं या बहुत ज्यादा उनका एक्सपीरियंस होता है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स चीजों को एड्रेस करते हैं ब्रॉडर, बड़े स्केल पर। जो माइक्रो रेंज है, रेंज थ्योरी है, ये इट एक्सप्लेन्स अ स्पेसिफिक फेनोमेना। ये किसी एक इवेंट, किसी एक चीज को लेकर जो हमें बॉदर कर रहा होता है डिसिप्लिन में, हमारी नर्सिंग में, उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, आगे चलें। ओके, अब अगर हम देखें कि टाइप्स अकॉर्डिंग टू नॉलेज बेस एंड कैरेक्टरिस्टिक, तो नर्सिंग फिलॉसफी क्या है? नर्सिंग फिलॉसफी की हम बात करते हैं। नर्सिंग फिलॉसफी, मीनिंग ऑफ नर्सिंग फिनोमेना थ्रू एनालिसिस। नर्सिंग फिलॉसफी क्या है कि नर्सिंग जो भी इवेंट्स हैं, फिनोमेना हैं, उनको उनका मतलब समझाती है। कैसे? उनको एनालाइज करती है। कोई भी इवेंट हो रहा है उसको थॉरोली एनालाइज करती है फिलॉसफी। ठीक है, जो फिलोसोफर है वो इन इवेंट्स को देखते हैं। ऐसी नर्सेज जो फिलोसोफर भी हैं, वो किसी चीज को सिंपल देखती हैं तो जाने नहीं देती हैं। जैसे सेब तो बहुत सालों से गिर रहे थे ना जमीन पर, लेकिन वो न्यूटन था, फिलोसोफर था, रिसर्चर था, वो बैठा हुआ था, साइंटिस्ट था, वो बैठा हुआ था और उसने देखा कि एप्पल नीचे क्यों आया। उसने उस एक इवेंट को, एक फिनोमेना को देखा और देख के वो उसके पीछे लग गया कि क्यों का रीजन उसने लिया। उसने एनालिसिस शुरू की, उसने रीजनिंग की, उसने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट किए, भाई ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, राइट। तो इस तरह से क्या किया कि उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी तक वो पहुंच गया, इजाद कर दिया ना। तो इसी तरह से जो हमारी सीनियर नर्सेज हैं जिन्होंने मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, बहुत सालों से बेड साइड पर डिफरेंट फिनोमिनास को वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अगर वो किसी को फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, रीजनिंग करते हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये नर्सिंग फिलोसफी है। Includes works which predate or introduce the nursing theory era and have contributed to the knowledge development in nursing. तो नर्सिंग फिलोसफी में वो वाला काम शामिल है, इसी तरह के काम शामिल हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया नर्सिंग थियरी एरा को, और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दी कि नर्सिंग की नई नॉलेज किस तरह से डेवलप हो। नर्सिंग कंसेप्चुअल मॉडल क्या होता है कि कंसेप्ट की हमने बात की कि ये मेंटल इमेज होता है, और मॉडल क्या होता है, किसी भी बड़ी चीज का एक छोटा शेप, एक डिजाइन। तो नर्सिंग कंसेप्चुअल मॉडल क्या है कि प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आप उससे रिलेट कर सकें। ऐसा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब ऐसा किया था तो ये हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम उसका हवाला दे रहे हैं। रेफरेंस का मतलब आप उसका हवाला दे रहे हैं। दैट टेल्स हाउ टू ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट द फेनोमेना ऑफ इंटरेस्ट टू द डिसिप्लिन। नर्सिंग कंसेप्चुअल मॉडल हमें क्या करता है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देता है और हम इससे अपनी ऑब्जर्वेशन को रिलेट कर सकते हैं जो हमने उस फेनोमेना को देखते वक्त की होती हैं, या हम उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम उनका मायने अखज कर सकते हैं। ठीक है, हम जिस चीज को भी, जिस फिनोमेना को भी, जिस इवेंट को भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देख रहे हैं, अपनी लाइफ में देख रहे हैं, हम उनको कॉन्सेप्चुअल मॉडल के जरिए उनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर है मिडिल रेंज थियरी। ये एक और जो हमने अभी पहले पढ़ा, तो जब हम कहते हैं ना कि नर्सिंग की थियरी की टाइप्स क्या हैं, नॉलेज बेस और कैरेक्टरिस्टिक्स बेस, तो हम उसमें मिडिल रेंज थियरीज को भी
इंक्लूड करते हैं। पर्पस क्या है, मकसद क्या है नर्सिंग थियरीज का? एनी आइडिया? ओके, नर्सिंग थियरी का मकसद ये होता है कि हमें गाइडेंस मिल सके नर्सिंग प्रैक्टिस में और नई नॉलेज को जनरेट करने में। अगर आप कंपेयर करें कि आज की नर्सिंग केयर और या नर्सिंग नॉलेज आज से 50 साल, 25 साल, 75 साल पहले की नर्सिंग की नॉलेज, तो आप बिल्कुल आराम से कह सकते हैं यस देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। और ये थैंक्स गोज टू नर्सिंग थियरिस्ट हु इन्वेंटेड दिस नर्सिंग थियरीज, हु प्रेजेंटेड। अब तो बहुत ज्यादा हैं नर्सिंग थियरिस्ट, और अभी पीएचडी में तो मस्ट ही है कि आपने किसी थियरी को लेकर ही आपने स्टडी करनी है। और अगर आप थियरी बनाते हैं अपनी कोई ड्यूरिंग पीएचडी तो वो तो क्या ही बात है। नर्सिंग थियरी जो है वो हेल्प करती है टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन नर्सिंग। क्या 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 हमें नर्सिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, हम नर्सिंग में जो भी काम कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करती है, उसकी वजाहत देती है और उसको डिफाइन करती है। नर्सिंग थियरी जो है वो नर्सेस को इनेबल करती है कि वो जान सकें वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और वो कैसे करेंगे। करना है तो क्यों करना है, क्यों का आंसर हमें नर्सिंग थियरीज देती हैं। क्या करना है, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें इनके आंसर नर्सिंग थियरी देती है। Why do we study nursing theory? हम इसलिए पढ़ते हैं to reframe our thinking about nursing। reframe का मतलब क्या है, फ्रेम का मतलब क्या है? फ्रेम का मतलब है तस्वीर का फ्रेम देख रहे हैं, और रीफ्रेम का मतलब है कि हम जब अपनी थिंकिंग को दूसरे फ्रेम में डालते हैं, दूसरी तरह से देखते हैं। जैसे अगर आप सड़क पे खड़े थे और किसी ने आपसे पर्स छीन लिया तो हम गाली देंगे, हम उसको बुरा भला कहेंगे कि तमीज नहीं है, कुछ इखलाकियात नहीं है, हमसे पर्स छीन के ले गया, चोर है, डाकू है। लेकिन अगर हम उसके पीछे जाएं या उसको डीपली सोचें कि उसने क्यों चोरी की, शायद उसके घर में बीमार माँ थी, शायद उसका बाप नहीं था, शायद वो 2 दिन का भूखा था, शायद उसको मजबूर किया गया कि वो चोरी करे, वो किसी गैंग का हिस्सा है, अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी जान को खतरा है। जब हम अपना थिंकिंग किसी भी फिनोमिना के बारे में चेंज करते हैं, दूसरी तरह से देखते हैं, इसे हम कहते हैं रीफ्रेमिंग, ठीक है। तो नर्सिंग थियरी की जब हम बात करते हैं तो इसका जब हम पढ़ते हैं तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकें। क्यों नर्सेस ने हमेशा डॉक्टर की बात सुनी है, क्यों नर्सेस का स्टेटस बेहतर नहीं हो सकता, क्यों? तो हमें हमारी जो भी थिंकिंग है उसको हमें आंसर मिलते हैं और हम उनकी थिंकिंग को रीफ्रेम करते हैं अगर नर्सिंग थियरीज हमारे करिकुलम में हैं। इट गाइड्स यूज ऑफ आइडियाज एंड टेक्निक्स। हमारे पास अगर कोई आइडिया है, कोई टेक्निक है, उसको कैसे यूज करना है, थियरी उसकी गाइड है, वो हमें बताती है। थियरी हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि जो गैप है थियरी का और रिसर्च का हम उसको फिल कर सकें। हम अगर कोई थियरी है और वो पूरी तरह से रिसर्च को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, या रिसर्च है वो पूरी तरह से थियरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, रिसर्च किसी तरफ जा रही है, थियरी किसी तरफ जा रही है, तो हमें इस गैप को अगर फिल करना है कि एक ही इसमें आ जाए, तो इसके लिए भी हमें नर्सिंग थियरी से मदद मिल सकती है। नर्सिंग प्रैक्टिसेस एनरिच थियरी, जो हम काम करते हैं बेड साइड पर, उससे हम अपनी थियरी बनाते हैं और थियरी से हम अपनी प्रैक्टिसेस बेहतर बनाते हैं। तो ये साइकिल में है, एक थियरी जो है वो प्रैक्टिस को एनरिच करती है और प्रैक्टिस जो है वो थियरी को डेवलप करती है, तो दे गो हैंड इन हैंड। नर्सेस वैल्यूज एंड बिलीफ गाइड प्रैक्टिस एंड थियरी। जो हमारा बिलीफ है, जो हमारी एजुकेशन है, हमारी वैल्यूज हैं, वो हमें और हमारी वैल्यूज एंड बिलीफ जो है ना वो हमें गाइड करते हैं कि और हमारी प्रैक्टिसेस जो हैं
गाइड प्रैक्टिसेस एंड थियरी, ठीक है। हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो नॉलेज है, या जिस तरह से हम समझते हैं झूठ बोलना बुरी बात है, तो ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। हमारा बिलीव है अगर हम किसी को हेल्प करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। इससे हमारी जो भी हमारा वैल्यू होगा, बिलीव होगा, अगर हम कहते हैं छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे करने से, मरीज को ऐसे ही पड़ा रहने दो, चेंज करने से क्या हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू बिलीफ है। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिसेस उसी तरह से। सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग थियरी, अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग थियरी की। नर्सिंग थियरी की अहमियत यह है कि इट हेल्प टू एस्टेब्लिश प्रोफेशंस प्लेस इन यूनिवर्सिटी। पास्ट में नर्सिंग थियरी ने क्या किया, इसकी अहमियत क्या रही कि जो नर्सेस ऑक्यूपेशन के तौर पर, अप्रेंटिस के तौर पर आती थी, एक वोकेशनल उसमें होती थी, मतलब नर्सेज वर नॉट प्रोफेशनल, उनकी कोई, चूंकि वो प्रोफेशनल नहीं थी, उनकी वेजेस बहुत कम थी, सैलरीज बहुत कम थी, बेनिफिट कोई नहीं थे उनकी। अगर उनसे कोई एरर हो जाता था, कोई मिस्टेक हो जाती थी, तो उनकी नौकरी देयर एंड देन खत्म हो जाती थी, कोई उनके बिहाफ पे बोलने वाला नहीं था। तो नर्सिंग थियरीज जब आई तो उन्होंने नर्सिंग को इस्टेब्लिश किया एज अ प्रोफेशन, राइट। और नर्सिंग की एजुकेशन को हॉस्पिटल के वार्ड्स में सीनियर की ट्रेनिंग से निकाल कर प्रॉपर यूनिवर्सिटी लेवल पर चली गई, जहां वो रिसर्च करके, जहां वो बुक्स पढ़ के, जहां वो ऑब्जर्वेशन करके, प्रैक्टिस करके ट्रू नॉलेज लेते हैं, और सिस्टमैटिक वे में एग्जाम पास करके बड़े बड़े प्रोफेसर्स को पढ़ा रहे होते हैं, और वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फिर प्रैक्टिस में आते हैं। और आज नर्सिंग थियरी क्या कर रही है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड फिलोसॉफिकल ग्राउंड। कुछ भी हम कर रहे हैं तो उसका कोई फ्रेमवर्क है, उसका कोई सर पैर है, उसकी कोई ग्राउंड है, उसकी कोई बेसिस है, ठीक है। नर्सिंग थियरी हेल्प्स इन क्वेश्चनिंग एंड थिंकिंग व्हाट नर्सेज डू। इससे नर्सेज, अगर थियरी होती है तो वो नर्सेज के ब्रेन को जिला बख्शती हैं, और नर्सेस क्वेश्चन कर सकती हैं, वो सोच सकती हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए हम, और किस तरह से अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को, अपने पेशेंट की कंफर्ट को आगे लेके जा सकते हैं। नर्सिंग थियरी हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या वैसे ही अपनी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम उससे मतलब अफस कर सकते हैं, और हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। नर्सिंग थियरी हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस, प्लानिंग केयर, प्रिडिक्टिंग आउटकम्स एंड इवेल्युएट आउटकम्स। नर्सिंग थियरी से हमें अपने पेशेंट की केयर के डिसीजंस करने में हेल्प मिलती है। हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस मरीज को ऐसा नहीं कर सकते, हमें प्लान करने में कि आज मैं ये कर रहा हूँ, 4 घंटे के अभी मैं ये कर रहा हूँ, 4 घंटे के बाद मैंने ये करना है, 8 घंटे के बाद ये करना है, 3 दिन के बाद ये करना है, हफ्ते के बाद ये काम करना है, राइट। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट का मतलब है हम गेस कर सकते हैं कि अगर हम मरीज को 3 वक्त हाई प्रोटीन डाइट देंगे तो क्या होगा, या हम उसको 2 दफा ये मेडिसिन लगाएंगे तो इसका क्या नतीजा आ सकता है। और फिर हम इवेल्युएट कर सकते हैं, हमने सोचा था कि अगर हम इसको 3 दिन प्रॉपर बेड केयर देंगे तो इसका वुंड हील हो जाएगा, तो क्या हुआ या नहीं हुआ। हम अपनी केयर के आउटकम को इवेल्युएट कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और हम उसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं, क्या हमने ऐसा सोचा था, ऐसा हुआ। ये सारी नॉलेज हमें नर्सिंग थियरी से आती है। अब तक जो हम नर्सिंग की थियरीज यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारी नर्सिंग की थियरीज हैं, लेकिन उसके अलावा और डिसिप्लिन की भी थियरीज हैं, जैसे बेसिक ह्यूमन नीड्स में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी मैस्लोज की। मैस्लोज जो था वो साइकोलॉजिस्ट था और इसने बेसिक ह्यूमन नीड्स की थियरी प्रेजेंट की थी। तो नर्सेज, मैं तो पर्सनली इस नीड थियरी की बहुत थैंकफुल हूँ कि इसने मुझे बहुत हेल्प किया। जब मुझे ये थियरी समझ आ गई तो मुझे समझ आया। अब अगर कोई मुझसे बहस करता है कि देखें वो तो इस तरह से है, वो पर्सन तो ऐसे कर रहा है,
या वो, तो मैं रिलेट करती हूँ कि अच्छा ये पर्सन अगर इस तरह से कर रहा है तो ये नीड के हायरार्की के किस स्टेज पर है, क्या इसकी बेसिक नीड्स जो फूड की, शेल्टर की हैं, वो पानी की है, वार्म की है, वो है, या ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के स्टेज पर है, या ये लव एंड बिलोंगिंग पर है, इसकी सेल्फ स्टीम के लेवल पर है, या ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इसी तरह से हेल्थ एंड वेलनेस मॉडल जो है वो भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है नर्सिंग से। उसमें मॉडल में क्या है कि उसमें कहा कि हेल्थ कोई एक फिक्स्ड चीज नहीं है, ये एक कंटिन्यूम है। कंटिन्यूम का मतलब ये है कि ये एक स्केल है जिसके एक एंड पर इंसान जो है वो पूरी तरह से वेल है और दूसरी तरफ पे डेथ है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। यानी या तो आप बिल्कुल हेल्दी हैं या आप डिटोरिएट हुए और डिटोरिएट हुए और एक एंड पर आकर आप खत्म हो गए, डेथ आ गई। लाइफ है और डेथ है, हेल्थ है एंड वेलबींग है। इसी तरह से स्ट्रेस और एडाप्टेशन है, फाइट और फ्लाइट शायद आपने पढ़ा हो कि स्ट्रेस जब होता है तो किस तरह से हमारी कोपिंग या हम उस एनवायरनमेंट के साथ हमारी फिजियोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी अडॉप्ट करती जाती है और हम उसमें एडजस्ट करते जाते हैं, या हम उसको रिजेक्ट करते हैं और फर्दर स्ट्रेस में चले जाते हैं। डेवलपमेंटल थियरीज आपने साइकोलॉजी में पढ़ी होंगी कि एक बच्चा किन डेवलपमेंट के किन स्टेजेस से गुजरता है, जिसमें एरिक्सन की है, जिसमें पियाजे की है, जिसमें कौन है हमारा बड़ा, मैं भूल गई उसका नाम। तो इन थियरीज से हमें पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बच्चे से लेके बुढ़ापे तक वो किन किन स्टेजेस से गुजरता है और डिफरेंट स्टेजेस पे वो क्या उससे बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, कॉग्निटिव क्या बिहेवियर होगा और उसका फिजिकल क्या अपीयरेंस होगा। तो डिफरेंट हमें चीजों का पता चलता है। अगर हमने वो थियरीज पढ़ी है तो हमें ह्यूमन लाइफ को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल टीनेजर ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि हमें ये डेवलपमेंट की थियरी एक्सप्लेन करती है कि जब टीनेज आती है तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में हो रही होती है, ये साइकोलॉजिकली वो चेंज हो रहा होता है, ये उसका परसेप्शन ऐसे चेंज हो रहा होता है, उसके रिएक्शन में वो इस तरह से बिहेव करता है। इस तरह से बहुत सारी साइकोसोशल थियरीज हैं जो कि हम अपने नर्सिंग डिसिप्लिन में यूज कर रहे हैं। अब है नर्सिंग थियरीज। नर्सिंग थियरीज क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं नर्सिंग केयर को, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये प्रिडिक्ट कर सकती हैं हमारी नर्सिंग केयर को, क्या होगा, ऐसे करेंगे तो कैसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये डिस्क्राइब करती हैं नर्सिंग केयर को और ये प्रिस्क्राइब करती हैं, यानी ये बताती हैं ऐसे करना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए। नर्सिंग की थियरी के जो है मेटा पैराडाइम की अगर हम बात करें तो 4 चीजें हैं जिनसे मिलकर नर्सिंग थियरी बनती है। एक है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, मेंटल इमेज है। फिर प्रोपोजिशन है, जो 2 कॉन्सेप्ट्स का रिलेशनशिप शो करती है। एजम्पशन एक मफरूजा होता है और डेफिनेशन, जो भी हम टर्म यूज करेंगे नर्सिंग थियरी में हम उनको जरूर डिफाइन करेंगे कि इसका मतलब क्या है। अच्छा एक वर्ड है अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है अच्छा होना। तो अच्छा होना मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है। मेरे लिए अच्छा स्टूडेंट कौन होगा, मेरे लिए अच्छा स्टूडेंट वो होगा जो क्वेश्चन करे, अपना टाइम पर काम करे, ठीक है, दिल लगा के पढ़े। आपके लिए अच्छा टीचर कौन होगा, वो जो आपको कुछ ना कहे और कुछ ना पूछे, या वो जो आपको हर चीज का पूछे और हर क्वेश्चन का आंसर करे। तो हमारे लिए अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और उसकी डेफिनेशन, आपकी डेफिनेशन और मेरी डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है, राइट। तो थियरी में जो है अगर हम कोई टर्म यूज करेंगे तो इट इज अ मस्ट कि हम उसको डिफाइन करें, व्हाट डू एज अ थियरिस्ट वी मीन बाय दिस वर्ड। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स, ये मैंने बात की, उसके डायग्राम में ये शो किया है। अच्छा, कंसेप्चुअल मॉडल और फ्रेमवर्क क्या होता है। कंसेप्चुअल मॉडल क्या है, दीज आइडियाज और बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन personal perceptions of an individual on certain phenomena or theory to be healthy. To be healthy, a person has to eat healthy. अच्छा, इसमें क्या हम बात कर रहे हैं
कि जब हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल या फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो ये आइडियाज और बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं। क्या होते हैं? आइडियाज होते हैं नॉलेज के, या एक नॉलेज है जो कि बेस करती है किसी भी थियरिस्ट के पर्सनल परसेप्शन पर, एज एन इंडिविजुअल किसी चीज को कैसे लेता है। जैसे मैं ये समझती हूँ कि अगर हेल्थी रहना है एक शख्स को तो उसको लाजमी हेल्दी खाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझते हैं कि खा तो लें, कुछ भी खा लें, लेकिन अगर एक्सरसाइज ज्यादा कर लें, जिस दिन ज्यादा कैलोरीज ले लेंगे उस दिन ज्यादा कैलोरीज ले लें तो वो बैलेंस हो जाता है, खाने से फर्क नहीं पड़ता। तो आपका परसेप्शन कुछ और है, मेरा परसेप्शन कुछ और है किसी भी फेनोमेना के बारे में, और हम इन फेनोमेना को टेस्ट कर सकते हैं अपनी रिसर्च के जरिए। डोमेन्स इन रिलेशन टू नर्सिंग क्या है कि नर्सिंग जो है ना, नर्सिंग के 4 डोमेन हैं, उससे बाहर नर्सिंग कभी भी नहीं जाएगी। 4 डोमेन, इनको हम मेटा पैराडाइम भी कहते हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। डोमेन या मेटा पैराडाइम नर्सिंग के क्या है? पर्सन। पर्सन कौन है? एक शख्स जो कि मरीज है, जिसकी हेल्थ का क्वेश्चन है, जिसको नर्स ने केयर देनी है। अच्छा, ये एक फैमिली भी हो सकती है जिस पूरी फैमिली को नर्स केयर करिए। ये एक कम्युनिटी भी हो सकती है जिसको हेल्थ की या केयर की जरूरत है, और ये एक सोसाइटी भी हो सकती है, ठीक है। तो पर्सन का मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, पर्सन से मुराद हमारा इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, फैमिली है, ठीक है। हेल्थ, हेल्थ क्या है? आ स्टेट ऑफ वेलबींग है। जब भी हम नर्सिंग थियरी की बात करेंगे, नर्सिंग की बात करेंगे, हमारे कॉन्टेक्स्ट में हेल्थ लाजमी आएगी। या हेल्थ को इम्प्रूव करना है या डिटोरियोरेटिव हेल्थ को रिस्टोर करना है, प्रोमोट करना है, ओके। फिर इन्वायरमेंट, वो केयर जो कि हमने हेल्थ से रिलेटेड किसी पर्सन को देनी है, वो कहाँ देनी है? ख्यालों में तो नहीं देनी ना, ऑनलाइन तो नहीं देनी, हमने उसके साथ इंटरेक्शन करना है, उसको एक इन्वायरमेंट देनी है जहां वो केयर दी जा सके। ये हॉस्पिटल भी हो सकता है, ये मरीज का घर भी हो सकता है, क्लिनिक भी हो सकता है डॉक्टर का, ठीक है। और नर्सिंग, नर्सिंग में वो एक्शन जो कि हमने लेने हैं। अब हम बात करते हैं मेटा पैराडाइम्स ऑफ नर्सिंग की। मेटा पैराडाइम्स ऑफ नर्सिंग में मैंने भी बात की कि क्या होते हैं। मेटा पैराडाइम का मतलब होता है बाउंड्रीज खींच देना। पैराडाइम पैटर्न, तो जब हम किसी पैटर्न के गिर्द दीवार खींच देते हैं कि इससे बाहर नहीं जाएगा, इसको लाजमी इसमें इंक्लूड करना है, तो हम बात करते हैं कि ये इस चीज का, इस डिसिप्लिन का मेटा पैराडाइम है। जब हम नर्सिंग के मेटा पैराडाइम की बात करते हैं, या डोमेन या मेटा पैराडाइम एक ही बात है, तो वो क्या है? नर्सिंग है। और इन सर्कल का मतलब ये कि ये इसी के गिर्द नर्सिंग घूमती रहेगी, इनसे बाहर नहीं निकलेगी, राइट। और ये चीजें नर्सिंग पर्सन से, पर्सन हेल्थ से, हेल्थ इन्वायरमेंट से आपस में इसी तरह से इंटरकनेक्टेड है जिस तरह से ये सर्कल है। आप नहीं बता सकते हैं कहाँ से नर्सिंग हेल्थ में चली गई, हेल्थ से इन्वायरमेंट का कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है मरीज की हेल्थ में, या पर्सन जो है उसकी हेल्थ का क्या इशू है, उसको कितनी नर्सिंग चाहिए, उसकी हेल्थ का कितना इशू, इन्वायरमेंट का क्या उसका है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जो कि नर्सिंग थियरी इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती। कोई भी नर्सिंग थियरिस्ट, अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंट थियरिस्ट को पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और हम ये देखेंगे कि किस थियरिस्ट ने क्या थियरी प्रेजेंट की, और फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या उसमें वो थियरिस्ट जो है वो इनको बात करता है। कोई भी नर्सिंग थियरिस्ट, ठीक है, अपनी थियरी प्रेजेंट नहीं कर सकता अगर वो इन पैराडाइम्स को, मेटा पैराडाइम्स को इंक्लूड नहीं करता। तो इट इज अ मस्ट। कौन कौन से? नर्सिंग, हेल्थ, पर्सन एंड एनवायरनमेंट। जब भी आप नर्सिंग थियरी प्रेजेंट करेंगे, कोई भी थियरिस्ट, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, किसी भी टाइप की, तो वो इन 4 डोमेन से बाहर बात नहीं करेगा, राइट। दिस वॉज ऑल। थैंक यू सो मच। कुछ टाइम बच गया है, और उसका रीजन ये है कि ये इंटरैक्टिव नहीं था, आप लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। अगर आपका पार्टिसिपेशन हम लेते तो ये कोई 2.5-3 घंटे का लेक्चर था। तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया जो मैंने कवर करवा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम
आगे चलेंगे आप अपना यूनिट, उसमें हम नर्सिंग प्रोसेस की बात करेंगे और फिर आगे हम नर्सिंग थेरेपिस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम इसको हाफ एन आवर का सेशन रख सकते हैं अगले लेक्चर में, और आपको जो जो क्वेश्चन है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सर उस्मान के पास मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो प्लीज मुझे ईमेल कर दें। अब सारे स्टूडेंट्स अपना अपना क्वेश्चन जो है एक जगह क्लास सीआर को दे दें, क्लास सीआर जो है वो मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे वो सेंड कर दें। तो अगली क्लास जब शुरू करेंगे उससे कुछ देर पहले मैं पहले जो है हाफ एन आवर में या 20 मिनट्स 30 मिनट जितने आपके क्वेश्चन होंगे मैं उनको आंसर करूंगी और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिर्फ एक स्टूडेंट ने आज क्लास अटेंड की है? नहीं मैडम। कितने लोग थे? एक।